प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं टीम परीक्षा में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक ह्यूमंस ऑर्गन्स के माने कि जो हमारे मानवीय अंग है उनके बारे में एक इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू की थी, जहां पर हमने हार्ट, उसके साथ साथ लीवर और उसके साथ साथ अभी ह्यूमन आई को कवर कर रहे हैं। ह्यूमन आई माने कि मानव नेत्र के ऊपर ये मेरा सेकंड वीडियो है। पार्ट 1 मैंने कवर कर लिया है। पार्ट 1 आपको टीचिंग परीक्षा के ऊपर जाने के बाद अगर आप ह्यूमन आई कुलदीप सर सर्च करते हो तो वहां पे आपको ह्यूमन आई का फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, उसका डायमेंशन हो गया और उसके साथ साथ जो भी उसके माने कि ह्यूमंस आई में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये सभी मैंने कवर कर लिए। ये ह्यूमन आई माने कि मानवीय आंख ना बल्कि आपको किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए, बल्कि भारत में चलने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है उन सभी के लिए आपको बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये पूरे के पूरे टॉपिक में कवर कर रहा हूं हमारी एनसीईआरटी और एससीईआरटी से। तो चलिए पार्ट 2 के ऊपर चलते हैं। और इस पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट, और साथ में उसके ऊपर रेमेडीज माने कि क्या कौन से प्रकार के उपाय हम कर सकते हैं, ये सभी कुछ देखने वाले हैं। पर मैं आपको उन सभी ह्यूमन आई डिफेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा एक अंदेशा दे देता हूं। हम क्या क्या देखने वाले हैं इस पूरे वीडियो में? हम सबसे पहले देखेंगे कि मायोपिया, जिसे हम नियर साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष बोला जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम फार साइटेडनेस माने कि दूरदृष्टि दोष बोला जाता है। और उसी तरह से प्रेस बायोपिया माने कि प्रेस बायोपिया ही होता है। और उसके बाद एस्टिग्मेटिज्म, जिसे हम दृष्टि वैषम्य, और उसी तरह से यहाँ पे जीरोप्थेल्मिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, आंखों का सूख जाना या सूखा आंख के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे ऑस्टिग्मेटिज्म या एस्टिग्मेटिज्म भी पढ़ा जाता है। तो ये सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले। ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जानकारी वाला और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये मायोपिया के बारे में पढ़ने से पहले रेटिना क्या होती है हमारी आंखों की। इसके पहले मैंने आपको भी इसके बारे में बताया है। रेटिना हमारे मानव आंख की एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि अगर मैं प्रतिबिंब की बात कर रहा हूं तो हमारे रेटिना के ऊपर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, मैंने पार्ट 1 में कवर कर लिया है। आप जरूर इसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। रेटिना, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारा प्रतिबिंब बनता है, पर कैसे बनता है? क्या ऐसे ही बन जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। तो आपको याद रखना है कि रेटिना एक प्रकार का सेंसिटिव ऑर्गन होता है हमारे ह्यूमन आई का। ये क्या करता है, इसके ऊपर जो लाइट रेज गिर रही है, जो प्रकाश की किरणें, जो लाइट इसके ऊपर गिर रहा है, इसे वो कन्वर्ट करता है किसमें जी? वो एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन की तरह काम करते, उसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, विद्युत संकेतों में इसे कन्वर्ट किया जाता है। और इस विद्युत संकेतों को उसके बाद हमारे ब्रेन की तरफ माने कि हमारे मस्तिष्क की तरफ लेके जाती है। और लेके जाने वाली होती है हमारी ऑप्टिक नर्व, जो आपको यहां पे नजर आ रही है। माने कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमने इमेज या लाइट उसके ऊपर डाला, उसे कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं रेटिना। और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करने का माने कि उसे ट्रैवल करवाने का काम जो ब्रेन तक लेकर जा रहा है, वो रहता है आपका ऑप्टिक नर्व। तो पहले यहां पे ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया कि ऑप्टिक नर्व का काम कौन सा है और आपके रेटिना का काम कौन सा है। यहां तक क्लियर है? फिर बात आती है कि रेटिना में ऐसी कौन सी खासियत होती है कि जिसके वजह से इसमें हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, हमें ये ब्यूटीफुल कलरफुल जो सुंदर हमारी प्रकृति है उसके कलर्स हम देख पाते हैं। हम इतना ही हैं, हम रात को भी थोड़ा बहुत देख पाते हैं। हाँ, कुछ जानवरों की खासियत तो ऐसी है कि उनको दिन में कम और रात को ज्यादा नजर आता है। ये किसके वजह से? तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारी रेटिना के अंदर जो है दो प्रकार की कोशिका, जनरली बाकी भी होती है, पर दो प्रकार की कोशिकाएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है आपकी शंकु कोशिकाएं और एक होती है आपकी रॉड कोशिका, जिसे हम रॉड सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अक्सर आपने इसके बारे में सुना भी होगा। ये हमारे रेटिना के अंदर पाई जाती है और उनका कार्य कौन सा, ये किस तरह से काम करते हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पर देखिए क्या होता है कोन सेल का काम। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कोन सेल के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो रेटिना है वहां पे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं।
फोटो रिसेप्टर का मतलब क्या है? प्रकाश को सेंस करने वाले, उसे एक्सेप्ट करने वाले, उसको लाने वाले, ठीक है। और वो होते हैं हमारी दो प्रकार की कोशिकाएं, रॉड एंड कोन, बराबर है। अब यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये कोन कोशिकाएं और रॉड कोशिका अक्सर में करते क्या है। मैं अगर बात करता हूं सबसे पहले रॉड कोशिकाओं की, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये रॉड सेल जो है, लाइट को जब उसके ऊपर फॉल किया जाता है, जब लाइट उसके ऊपर गिरता है, ठीक है, तो ऑब्वियस है ये सेंस कर लेते हैं उसे। पर रॉड सेल मोर एक्टिव होते हैं व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज लेस, व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज लेस, माने कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कभी भी प्रकाश कम हो जाता है, उस टाइम पे रॉड सेल का मुख्य कार्य या उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन शुरू होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कभी भी लाइट की इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे हो जाती है, तो इस रॉड कोशिकाओं के अंदर रोडोप्सिन, कौन सा जी? रोडोप्सिन नाम का एक केमिकल, एक पिगमेंट बनता है, जो हमें मदद करता है कि हम कम लाइट में या हम अंधेरे में देख पाए, हम अंधेरे में देख पाए, ठीक है। माने कि अंधेरे में देखने के लिए कौन सी कोशिकाएं रिस्पॉन्सिबल होती है? तो वो होती है हमारी रॉड सेल। कौन होती है? रॉड सेल। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ऐसे जानवर जो रात को देख पाते हैं, क्या उनके अंदर ये रॉड सेल की मात्रा हमारे मानवीय आंख की मात्रा से ज्यादा होती है? डज द animals which can see or observe the things more clearly in night or in dim light, does they contain more amount of rod cell compared to the human retina? इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और दो कोई उदाहरण ऐसे लिखिएगा जो रात को बहुत अच्छे से देख पाते हैं, ठीक है। ये हो गया रॉड सेल के बारे में। बाद में अगर रॉड सेल के अंदर ये रोडोप्सिन पिगमेंट अगर नहीं बनता है, तो ऑब्वियस हम अंधेरे में नहीं देख पाएंगे, बराबर है। हमें अंधेरे में देखने में तकलीफ हो जाएगी, और उसी को ही एक डिसीज का नाम दिया जाता है, और उसे ही बोला जाता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। इसे नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है, जिसे हम रतौंधी के नाम से जानते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं हम रतौंधी के नाम से जाना जाता है। और ये रोडोप्सिन पिगमेंट बनाने के लिए एक विटामिन, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, जिसे हम अक्सर आंखों का विटामिन भी बोलते हैं। वो होता है हमारा विटामिन ए। क्या होता है? विटामिन ए। और ये आप सभी को पता है कि विटामिन ए अगर ना मिले तो रतौंधी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ये आपको क्लियर हो गया? ओके जी। यहाँ पे अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा, ठीक है। जो नेक्स्ट भी सेशन होता है हमारा, वहां पे आपका आंसर जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां तक है आपके रॉड सेल का काम, ये क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। फिर आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कोन सेल के बारे में। किसके बारे में अभी जानते हैं हम? कोन सेल के बारे में, ठीक है। कोन सेल क्या होता है जी? कोन सेल, जिसे हम बोलेंगे शंकु कोशिकाएं, इनको हम क्या बोलेंगे? शंकु कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शंकु कोशिका बोलेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये शंकु कोशिका ही है जो हम इस ब्यूटीफुल दुनिया को, इस रंगी बेरंगी दुनिया को देख पाएंगे। मान की शंकु कोशिकाएं रिस्पॉन्सिबल होती है कलर्स को। कलर्स माने कि जो रंग होते हैं, हम जो इस दुनिया के रंगी बिरंगी दुनिया देख रहे, चीजें देख रही है, उनके रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? कौन सेल रहेगा। पर कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको एक बीमारी होती है, उन बीमारी का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। उस बीमारी का नाम है, उसे बोलते हम क्या बोलेंगे? कलर ब्लाइंडनेस। उसे हम क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। इसके बारे में आपने अक्सर सुना भी होगा, और जिन बच्चों ने रेलवे का एग्जाम या लोको पायलट का एग्जाम दिया होगा, वहां पे साफ मेंशन करा हुआ होता है कि अ पर्सन विथ अ कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम या पोस्ट, ऐसे लिखा होता है। क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि जिनको जनरली रेड कलर ग्रीन नजर आता है और ग्रीन रेड नजर आता है, और आंख जो है वो डिफरेंट कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, उसे समझ नहीं पाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो उस बीमारी को हम क्या बोलेंगे? कलर ब्लाइंडनेस। तो सर क्या ये भी किसी विटामिन की कमी की वजह से होता है? जी बिल्कुल भी नहीं। तो ये
इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आप सभी के लिए, इसे आपको याद रखना है कि कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट अ डेफिशिएंसी डिसीज। ये किसी भी विटामिन के कमी के वजह से नहीं होती है, तो ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसीज है। ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसीज है, एक अनुवांशिक रोग है, जो कि जनरली मानव शरीर में पाए जाने वाला जो एक्स क्रोमोसोम होता है, जो एक्स क्रोमोसोम होता है, वो ट्रांसफर करता है एक अंश से दूसरे वंश तक। मान कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जो कलर ब्लाइंडनेस के डिसीज जो ये होता है, पास किया जाता है, वो जनरली किया जाता है आपके एक्स क्रोमोसोम की वजह से। और ऐसा देखा गया है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ये कलर ब्लाइंडनेस की जो जेनेटिक डिसीज है वो जनरली पुरुषों में ज्यादा पाई गई है, पुरुषों में माने कि मेंस में ज्यादा पाई जाती है। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है सभी को? क्या किसी को डाउट है? तो आपको ये दो बातें आपको याद रखना है कि कौन सेल अगर डैमेज हो गए तो आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का जेनेटिक डिसीज है। और वही अगर आपके रॉड सेल अगर डैमेज हो गए तो उसके अंदर अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो ये कौन सा डिसीज होता है? रतौंधी होती है। और ये रतौंधी जो है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ये एक प्रकार का विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज है। विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज है या रोग है, हम ऐसे बोल सकते हैं। सभी को क्लियर हो गया यहां पे, है ना? यहां तक क्लियर है? तो यहां तक सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमने रेटिना के बारे में पढ़े हैं। और रेटिना की जो कोशिकाएं होती है और उनका अगर डैमेज हो जाती है तो कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं, यहां पर हमने डिसीज ये जो है यहां पे हमने कवर कर लिया। अब आते हमारे मेन मुद्दे के ऊपर, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जिसका नाम क्या है जी? ठीक है, उसका नाम सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हमारे एनसीईआरटी में दिया है। सबसे पहले ये जो आपको 6 गोले नजर आ रहे हैं रंगी बेरंगी, जनरली आपको यहाँ पे आपको नजर आ रहा है रेड कलर, जनरली यहाँ पे रखा गया है। रेड और ग्रीन आपको शेड्स ज्यादा नजर आ रहे हैं। आपको पहचानना है कि इनमें कौन से नंबर लिखे गए हैं। ठीक है, अगर आपको पूरे के पूरे नंबर दिख रहे हैं तो समझ लीजिएगा एकदम आपकी आंखें स्वस्थ है, कोई टेंशन का बात नहीं। पर वही अगर मान लीजिए आधे से ज्यादा नंबर आप अगर पहचान नहीं पा रहे हो तो आपको जो है टेस्ट की जरूरत है। अब टेस्ट कौन सी करेंगे सर? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो टेस्ट का नाम है आपका इशिहारा टेस्ट। उसका नाम क्या है? इशिहारा टेस्ट। तो याद रखिएगा, इस प्रकार के गोले में अगर आप किसी भी नंबर को पहचान नहीं पा रहे हो, माने कि कलर ब्लाइंडनेस होने के चांसेस है। और कलर ब्लाइंडनेस किसी इंसान को है या नहीं है, यह पहचानने के लिए, यह जानने के लिए इशिहारा टेस्ट की जाती है, जो कि बहुत सारी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और ये आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सभी को? ओके जी, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद एक पॉइंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि रेटिना के ऊपर हमारा पूरा का पूरा प्रतिबिंब बनता है, पर रेटिना के ऊपर कुछ ऐसी चीजें, सॉरी, कोई ऐसा स्थान होता है कि जिसके ऊपर फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होते हैं। फोटो रिसेप्टर का मतलब क्या है? कोन सेल और रॉड सेल्स नहीं होते हैं। उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? उस बिंदु को या उस चीज को या उस जगह को हम बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट, जो यहाँ पे आपको यहाँ पे नजर आता है। At the joint point of the retina and the optic nerve, there is a point where there is no photoreceptor cells were present. और उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम क्या बोलेंगे? ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलेंगे? ब्लाइंड स्पॉट। या इसे और इस चीज को या इस जगह को ऑप्टिक डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्टिक डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके जी, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। धीरे आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद आते हैं डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। क्या आते हैं? डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, पर ये पूरी की पूरी वीडियो जो है आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा ह्यूमन आई के जितने भी डिफेक्ट्स है वो रेटिना वाले भी देख लिए। अब हम देखने वाले कि अगर हमारे ह्यूमन आई का जो गोला होता है, जो स्पीयर होता है, उसमें अगर डिफेक्टिव साइज हो गया तो उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन सी बीमारियां, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि इस 5 बीमारियों के बारे में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, वो किसके वजह से होता है, फिर उसको अगर रेमेडी के तौर के ऊपर हमें करना है तो उसके लिए कौन सा उपाय करेंगे, ये सब कुछ। ठीक है, चलते हैं। चले चलते हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा आपका मायोपिया। सबसे पहला पॉइंट कैसा रहेगा हमारा? मायोपिया, जिसे हम निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। तो इसके नाम में जो है थोड़ा सा जो है ट्विस्ट है भाई साहब। तो मैं आपको इसे याद कैसे रखना वो मैं बताने वाला हूं, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन होता है कि दूर का दिखता है, पास का दिखता है, कहां दिखता है, समझ में नहीं आता। तो इसके नाम से कैसे याद रखे? तो याद रखेगा, निकट दृष्टि अच्छी होती है, बाकी में दोष होता है, इस तरह से इसे याद रखे। क्योंकि जनरली हम हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट है, हम अभ्यर्थी है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है मायोपिया, जिसे हम निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं, निकट दृष्टि अच्छी होती है, बाद में दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे आप फिगर में आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारी नॉर्मल आंख है। ये हमारी कैसी है? नॉर्मल आंख है, जहां पर जो है आपको पास का तो क्लियर नजर आ रहा है और दूर का भी थोड़ा बहुत नजर आ रहा है ठीक से, ठीक है। पर वही अगर मैं थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको और क्लियरली नजर आए, ठीक है, ताकि आपके आंखों में कोई डिफेक्ट ना आ जाए। बराबर है? हाँ। तो ये है हमारी नॉर्मल आंख, जहां पे प्रकाश की किरणें जो है हमारी लेंस के ऊपर गिर रही है और सीधा जाके आपके जो है रेटिना के ऊपर वो प्रतिबिंब बना रही है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप यहां पर देख रहे हो कि यहाँ पे रोड क्लोज टू द थ्रू ट्रैफिक कुछ तो भी लिखा है, और यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा रोड क्लोज लिखा है। सबको नजर आ रहा है ना? क्लियर है ना? तो समझ लीजिएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। हाँ, अगर गड़बड़ नहीं है तो मैं, अगर वो गड़बड़ आपकी आंखों में आ रहा है कि अगर मान लीजिए ये जो प्रकाश की किरणें आपके लेंस के ऊपर गिरने के बाद आगे जाने की बजाय रेटिना के पहले ही यहाँ पे मिल गई, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि पास का नजर क्लियर आ रहा है पर दूर का आपको नजर ही नहीं आ रहा है। इसी डिसीज को हम क्या बोलेंगे? इसी को ही हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी? इसे ही बोलेंगे हम मायोपिया या निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। क्लियर है सभी को? ये क्लियर है सभी को? और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये होता क्यों, ये देख लेते हैं। ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन से कारण है कि जिसके वजह से रेटिना जो पहले बड़ा जो हमारे यहाँ लेंस है बराबर रेटिना के ऊपर इमेज बना रहा था, वो पहले ही क्यों बना रहा है? तो मैं आपको इसका कारण बताना चाहूंगा। यहाँ पे इस आंख को देखिए, वो एग्जैक्टली आपको गोला नजर नहीं आ रहा है, ये एक्चुअली अंडे के जैसे हो गया। माने कि क्या हुआ है कि जो पहले आपका लेंस और रेटिना का अंतर इतना था, वो अंडे के शेप का होने की वजह से अंतर अभी क्या हो गया है? बढ़ गया है। क्या हो गया है? बढ़ गया है। और इसी बढ़ने के कारण जो हमारा लेंस है वो एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर नहीं तो रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बना रहा है। सर अभी क्या करेंगे फिर? इसके लिए हमारे पास कौन सा ऐसा उपाय है? एक ऑपरेशन तो नहीं कर पाएंगे, कोई डॉक्टर तो ऐसा नहीं करेगा कि ठीक है ना, क्या हो रहा है, अंडे के शेप का हो गया ना, उसे निकाल लेते हैं, मरोड़ लेते हैं, फिर से फिक्स कर देंगे। भाई साहब, लाखों रुपया खर्च हो जाएगा। उससे अच्छा सस्ता उपाय क्या करेंगे सर? सिंपल सा उपाय है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो प्रकाश की किरणें यहां तक नहीं पहुंच पा रही है ना, इनको पहुंचाते हैं भाई साहब। कैसे पहुंचाएंगे सभी लोग यहाँ पे देंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे कुछ ऐसा लेंस का इस्तेमाल करूंगा जिसके वजह से ये प्रकाश की किरणें डाइवर्ज हो जाए। क्या हो जाए? डाइवर्ज हो जाए। मान कि मैं यहां पे मैं कोई डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल करूंगा, डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करूंगा, और उसी लेंस का नाम क्या जी? इसे ही बोलते हम कॉनकेव लेंस, या इसे बोलेंगे हम अवतल लेंस। क्या बोलेंगे? अवतल लेंस के नाम से ही इसे पहचाना जाता है। सर इसमें क्या होता है, सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। जब कभी भी मैं अवतल लेंस को इस्तेमाल करूंगा तो आप सभी को पता है कि अवतल लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होता है। तो यहाँ पे पड़ने वाली प्रकाश की किरणें इस तरह से सीधी नहीं जाएगी, बल्कि वो इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी। यहाँ पे आई, वो डाइवर्ज हो जाएगी, और जब रेटिना के ऊपर गिरेगी तो ऑब्वियस है वो इस तरह से उसको पॉइंट या उसका फोकल लेंथ हम एडजस्ट करेंगे ताकि लेंस के ऊपर पड़ने के बाद या गिरने के बाद सीधा वो आपके रेटिना तक पहुंच जाए। बस हो गया। आपका जो लाइट है हमने रेटिना तक पहुंचा दिया, इसका मतलब आंख अभी आपकी एकदम तंदुरुस्त हो चुकी है। आप किसी भी इमेज को क्लियरली देख सकोगे। सबको समझ में आ गया है जी यहाँ पे?
तो इस तरह से अगर पढ़ोगे ना तो इजीली याद हो जाएगा। सिंपल सी बात है, गोला पहले गोला था, वो अंडा हो गया है। अंडा होने की वजह से रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, पहले ही बन रहा है। तो प्रकाश को और आगे भेजने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? डायवर्जिंग लेंस का। तो यहाँ पे आपको उपाय मिल गया। ये सबको क्लियर हो गया है? क्लियर है? क्लियर है? चलो बहुत बहुत बढ़िया। ये आपको अगर क्लियर हो गया है तो सेकंड मायोपिया आपको समझ में आ गया है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो सेकंड डिसीज है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। सेम टू सेम है, बाकी कुछ नहीं है। हाइपरमेट्रोपिया के बोला जाता है दूरदृष्टि। दोस्तों ये आपको याद रखना है, दूर की दृष्टि अच्छी होती है, बाकी सब में दोष होता है, ऐसे आपको याद रखना है। इस महिला को देखिए भाई साहब, पता नहीं क्या देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि टॉम एंड जेरी का कोई शो देख रहे हैं और टॉम एंड जेरी जो उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप सीधा देख पा रहे हो कि इनकी पास की नजर कमजोर है। यहाँ पे क्या हो जाएगी? आपकी पास की नजर कमजोर हो जाएगी। मान के आपको जो है पास का नजर नहीं आएगा, दूर का नजर आएगा। इसीलिए दूर की दृष्टि ठीक है, पास की नजर गई काम से। तो इसे बोलेंगे हम हाइपरमेट्रोपिया। सर ये क्यों होता है वो भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा सब्र। देखिए मैं अगर इसकी बात करूंगा तो पहली केस में मायोपिया में हमारा जो नॉर्मल आई गोला था वो एक्चुअली अंडे के जैसे हो गया। अब यहां पे भी अंडा ही आपको नजर आ रहा है, पर अंडा कैसा है? ये खड़ा हो गया है। माने कि पहले आपकी नॉर्मल आई से गोला था, अब वो कैसे हो गया है? इस तरह का हो गया है। तो आप यहाँ पे नजर देख रहे हो, या अगर इसे ऑब्जर्व करें तो आपको ये नजर आएगा कि पहले लेंस और रेटिना यहाँ पे थी, माने कि अंतर ज्यादा था। पर अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष हो चुका है तो ये डिस्टेंस कैसे हो जाता है? ये डिस्टेंस आपका कम हो गया। कैसे हो गया? कम हो गया। और यहां पे हमारी लेंस के द्वारा बनाया गया जो फोकस है वो आपके रेटिना के पीछे जा रहा है। कहां पे जा रहा है? रेटिना के पीछे जा रहा है। यह हमें डिफेक्ट समझ में आ गया कि किसके वजह से हुआ है। अब हम क्या करेंगे? जो दूर गया हुआ आपका फोकस है उसे पास लाएंगे, और पास लाने के लिए हम इन प्रकाश की किरणों को कॉन्वर्ज करेंगे। पास लाना मतलब क्या है? उनको पास लाना है, माने कि कॉन्वर्ज करना है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? यहां पे मैं कॉन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करूंगा। और हमारा कॉन्वर्जिंग लेंस कौन सा है? वो है हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, जिसे हम उत्तल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। और इसके ऊपर पड़ने वाली या गिरने वाले जितने भी प्रकाश की किरणें हैं वो सीधा क्या हो जाएगी? कॉन्वर्ज हो जाएगी आपके लेंस के ऊपर जाने से पहले ही। तो ऑब्वियसली जब लेंस के ऊपर जाके गिरेगी तो इनका ये अंतर कम हो जाएगा, और इस तरह से उसे एडजस्ट किया जाता है, इस तरह से उसका फोकल लेंथ डिसाइड किया जाता है ताकि आपका प्रतिबिंब एग्जैक्टली कहां पर बने जी? रेटिना के ऊपर बने। तो ये पूरी की पूरी कहानी है आपकी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की। ये क्लियर है सभी को? ओके, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिसीज जो है वो है प्रेस बायोपिया, ठीक है। प्रेस बायोपिया इज वन ऑफ द आई डिफेक्ट कॉज ड्यू टू द ओल्ड एज। माने कि जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होते जाता है उसके वजह से क्या होता है? जो हमारे सिलरी मसल्स होते हैं वो कमजोर होते जाती है, और उसके वजह से जो है एक डिसीज हो जाता है जिसे बोलेंगे हम, जिसके पास का नजर तो नहीं आता है, पर और उम्र जैसे बढ़ती तो दूर का भी नजर नहीं आता है, उसको भी हम देखेंगे। पर एक नया एक एनसीईआरटी में दिया गया एक डिसीज है जो आपके मेरे साथ में शेयर करना चाहूंगा, उसका नाम है ऑस्टिग्मेटिज्म, जिसे हम दृष्टि वैषम्य के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें पूछना चाहूंगा, ठीक है, कुछ सिम्टम्स आपको पूछना चाहूंगा, क्या वो आपको होते हैं? ठीक है, सबसे पहला सिम्टम है, क्या आपकी आंखों में खुजली होती है? होती है? होती होगी। क्या आपके आंखों से पढ़ते समय आंखों से पानी निकलता है? निकलता है? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ते समय या रीडिंग करते समय या पढ़ाई करते समय आपके सर में दर्द होता है? अगर होता है तो समझ लीजिए कि आपको ऑस्टिग्मेटिज्म हो चुका है। हम मैक्सिमम लोगों को ये बीमारी है, क्योंकि हम जनरली आंखों का कोई योगा नहीं करते हैं, ना ही उनका कोई ऐसा एक्सरसाइज हमें पता है कि जिसको आंखों को हम तंदुरुस्त रखें।
बराबर है, घूमना फिरना बंद हो गया, और इसी के वजह से जनरली लोगों को ये बीमारी हो रही है जिसे हम दृष्टि वैषम्य बोलते हैं या ऑस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। क्या होता है मैं आपको समझा दिया है, और ये क्यों होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। नॉर्मली जो हमारे लेंस से आने वाली प्रकाश की किरण सीधी आपके जो रेटिना के ऊपर जाके गिरेगी, पर इस बीमारी में क्या होता है, ये जो मैंने आपके अभी भी बताया है, ब्लर दिखाई देना, आंखों से पानी निकलना या हेडेक होना, ये ऑस्टिग्मेटिज्म के सिम्टम्स है। ये होता क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑस्टिग्मेटिज्म में क्या हो जाता है कि हमारी रेटिना के ऊपर पड़ने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर भी बन जाती है, या ऐसा भी हो जाता है कि वो कुछ प्रकाश जो है पहले ही इंटरसेप्ट हो जाए और कुछ प्रकाश जो है आगे जाकर रेटिना के ऊपर इंटरसेप्ट होता है, माने कि इसे इसमें मल्टीपल फोकल पॉइंट बनाया जाता है हमारे कॉन्वेक्स लेंस द्वारा जो हमारे मानवीय आंख में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। सर अभी तक तो हमने यही पढ़े कि प्रतिबिंब आगे बन रहा है, पीछे बन रहा है, अब दो दो बन रहे हैं, एक रेटिना के ऊपर बन रहा है, एक रेटिना के आगे पीछे बन रहा है, तो उसको दुरुस्त कैसे करेंगे, कॉन्वर्जिंग इस्तेमाल करेंगे कि डाइवर्जिंग इस्तेमाल करेंगे। तो आपको मैं बताना चाहूंगा इस डिसीज को इस ह्यूमन आई के डिफेक्ट को अगर आपको दुरुस्त करना है तो उसके लिए हमें इस प्रकार का लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा जिसे बोलेंगे हम सिलेंड्रिकल लेंस, और ये आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में अक्सर सभी को पता है, पर जब कभी भी इस आई डिफेक्ट के बारे में पूछा जाए, ऑस्टिग्मेटिज्म के बारे में पूछा जाए, तो याद रखिएगा यहां पे हम सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे जिसकी विड्थ जो है कम ज्यादा होती है, और उसी तरह से फोकस जो पॉइंट बन रहा है आगे पीछे उसको एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर डाला जाता है। क्लियर है, चलो ये भी डिसीज आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, और लास्ट डिसीज है वो है आपका सूक्ष्म क्षिपाक, जिसे ज़ेरोप्थेल्मिया भी बोला जाता है, और ये बीमारी लगभग 50% से ज्यादा लोगों को है। डस्ट में चले गए, आंखों में खुजली, पानी निकलना, आंख लाल हो जाना, बार बार आंखों में खुजली होना, ड्राइनेस बढ़ जाना, ठीक है, ये सभी चीजें जो है आपके ज़ेरोप्थेल्मिया के वजह से होता है। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आपके शरीर में विटामिन ए की कमी होने लगती है तो आंखों में जो है खुजली होना, पानी निकलना, ये आम बात है, पर वो जब ड्राई होने लगे तो समझ लीजिएगा आपके शरीर में सच में विटामिन की कमी हो चुकी है, और अगर इस बीमारी को आपको दुरुस्त करना है तो ऑब्वियसली आपको विटामिन ए खाना होगा। क्या खाना होगा, विटामिन ए खाना होगा, और ये पूरी की पूरी आपकी बीमारी है आई डिफेक्ट से जो मैंने आपको बताया है, एक प्रेस बायोपिया है, जिसके बारे में आप खुद कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओगे कि प्रेस बायोपिया, जिसे मैं अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि प्रेस बायोपिया किनको होता है, इसके लिए हम कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मुझे आंसर चाहिए। अगर मेरी मेहनत आपको सबको पसंद आ रहा है तो ऑब्वियसली टीचिंग परीक्षा को आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, और जो नया बच्चा है, किए हो कि नहीं किए हो सब्सक्राइब, नहीं किए हो तो कोई बात नहीं है, बाद में कर लेना, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, पर करना जरूर। अगर सच में नॉलेजेबल और इंपॉर्टेंट सेशंस के साथ साथ जो एकदम प्रीमियम कंटेंट आपको दे रहा हूं, अगर सच में चाहिए तो अभी आपको नहीं बोलूंगा, ठीक है, नहीं करना है तो बाद में जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो कुछ क्वेश्चंस में आपको छोड़ रहा हूं, जिसकी बायोपिया के बारे में मैंने बोला है, प्रेस बायोपिया, ये इसका कारण क्या है, और इसे दुरुस्त करने का उपाय क्या है, हम कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और उसी तरह से विटामिन ए, जिसे हमने आंखों का विटामिन बोला है, ये विटामिन ए सबसे ज्यादा कौन से रंग के फलों में पाया जाता है, इन दो क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। अगर आपके कमेंट अच्छे रहे या आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो नेक्स्ट पार्ट में ब्रेन के ऊपर बनाने वाला हूं, ये भी याद रखेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, और इस आशा के साथ कि आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और उसी तरह से ये जो नया सीरीज मैंने शुरू किया है ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में, आपको कैसे लग रहा है
ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ऑलवेज मैं ये बेस्ट विशेष आपको दूंगा और मिलते हैं अगले सेशन में ब्रेन में, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।